नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। सबसे पहली चीज़ तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी कि किस तरीके से आप बिना कोर्ट गए बगैर ही अपना मैटर हैंडल कर सकते हो, ठीक है? कोर्ट के बाहर ही हमको कोशिश करनी चाहिए मैक्स टू मैक्स मैटर को हैंडल करने की। तो उस मैटर को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं वन बाय वन बताऊँगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो कि एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट करिए। साइकोलॉजिकल फियर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप उनकी कमजोरी, आप उनकी वीकनेस, आप उनका कोई ना कोई माइनस पॉइंट निकालिए। कुछ तो होगा उनका ऐसा कोई सच, ऐसा कोई सीक्रेट, ऐसी कोई बात जो आप जानते हो, ठीक है? तो साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट करिए उनके सामने, ठीक है? कोई उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, या कोई रिटन मैसेज भेज दीजिए जिसमें आप क्लियरली बता दीजिए कि देखो, मेरे को ये सारी चीजें तुम्हारे बारे में पता हैं। अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अगर आपके साथ वो बंदा गलत कर रहा है तो वो गलत नहीं करेगा। वो सतर्क हो जाएगा कि भाई ये बंदा अब बिल्कुल आ गया है और ये बहुत लंबा मेरे को आगे जाकर लपेटेगा। तो एक तो हो गया साइकोलॉजिकल फियर। आपको दिमाग लगाना है कि कैसे मैं अपने आप को इस इंसान के गलत इरादों से प्रोटेक्ट कर सकता हूं। इसके अंदर एक इसी के द्वारा किए गए कुछ गलत कामों का साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट करके, ठीक है? वो बात अलग है कि कोर्ट में आप साबित करोगे या नॉल, लेकिन आप पहले से आप एक साइकोलॉजिकल फियर जनरेट कर सकते हो, क्योंकि एक बार मामला कोर्ट में गया, फिर इंक्वायरी चालू होगी, सारी चीजें। तो आप एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट कर दो, भले उसके उसके खिलाफ आपके पास कोई सबूत ना हो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट करने से क्या होगा, वो बंदा कहीं ना कहीं सतर्क हो जाएगा कि भैया आगे अगर मैं सारी चीजों को छेड़ूंगा तो पता नहीं ये कितने दूर तक जाएगा, कितने सबूत कलेक्ट करेगा। दूसरी चीज ये कि आप ये पता करिए कि उसके दुश्मन कौन कौन है। एक लाइन आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उसके दुश्मनों से बात करिए, उनको बोलिए कि भाई मैं भी इस व्यक्ति से परेशान हूं, तू भी इस व्यक्ति से परेशान है। झुंड इकट्ठा करिए उनके दुश्मनों का, और वो सारे के सारे दुश्मन मिलकर इसके खिलाफ कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए, जिससे कि ये बंदा जो भी आपके साथ गलत कर रहा है उस पर इसकी, एक कहा जाए, हिम्मत दोबारा ना पड़े गलत करने की। ये सतर्क हो जाए, इसको पता चल जाए कि अब मेरे सारे दुश्मन एक हो चुके हैं और अब ये लोग मेरी लंका लगा देंगे। तो वो कैसे करना है, आपका किस तरह का मैटर है, आप उसका दिमाग लगा लीजिए। थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग ये है कि मैंने एक वीडियो में भी बताया हुआ था, एक वार्निंग लेटर तैयार करिए अपनी तरफ से। अपनी रिसर्च बेसिस पे एक वार्निंग लेटर तैयार करिए। उस वार्निंग लेटर में आप सारी चीजें लिखिए कि मैं इस तरीके से पुलिस थाने जाऊंगा, मैं इस सेक्शन के तहत मैं आप पर कार्रवाई करूंगा, मैं ये सारी चीजें करूंगा, कोर्ट फीस इतनी लगेगी, वकील की फीस इतनी लगेगी, ये सारी चीजें होंगी। तो आपके लिए यही सही होगा कि हम कोर्ट ना जाएं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप उसको समझाइए और एक लेटर प्रॉपर उसको पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट मास्टर के हाथों से आप भिजवा दीजिए, मतलब पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट कर दीजिए, वो उसको पहुंच जाएगा। उसमें आप एक वार्निंग लेटर लिख दीजिए, ठीक है? और प्यार से लास्ट में ये भी लिख दीजिएगा कि मैं चाहता हूं ये मैटर हमारे द्वारा ही सेटल हो जाए। इससे क्या होता है, रिटन चीजों का बहुत ही इंपैक्ट होता है। एक होता है मुंह जुबानी आप कोई चीज बोल रहे हो, और एक होता है कि आप रिटन में वो बात बोल रहे हो। तो रिटन में बोलने का बहुत इंपैक्ट होता है, ये चीज आप हमेशा याद रखिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा उस वार्निंग लेटर के बेसिस पर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो जाए। इसके बाद आता है कि आप लीगल नोटिस भिजवाइए किसी वकील के माध्यम से। लीगल नोटिस में भी सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वकील एक ऑप्शन रखेगा कि अगर आप सेटलमेंट कर लेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि वकील के हाथ से जब जाता है, लीगल नोटिस जाता है, तो उसका बहुत ज्यादा हैवी इंपैक्ट रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वकील उसी लीगल नोटिस के माध्यम से ही केस को आगे प्रोसीड करता है। और उसके लीगल नोटिस में क्या लिखा है, क्या बातें हैं, इस पर कोर्ट की भी आगे जाकर निगाह होती है जब मामला कोर्ट में प्रोसीड होता है, ठीक है? तो इसलिए लीगल नोटिस भी भेजिए अगर जरूरत पड़ी तो। लीगल नोटिस से भी बहुत हद तक चांसेस होते हैं सेटलमेंट हो जाए। इतना स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस बनवाइए अपने एडवोकेट से कि सामने वाला क्रॉस काउंटर रिप्लाई ना कर पाए। इसके बाद अगर फिर भी मामला कोर्ट तक चले जाता है, ठीक है, तो कोशिश करिए कि इस 2-3 पेशी में ही चीजों को इतने अच्छे से प्रेजेंट करिए। सारी चीजों को अपने वकील को बोलिए कि इतना बढ़िया करना है ना सर, 2-3 पेशी तक तो आप पैसों की चिंता करना ही मत, लेकिन इस 2-3 पेशी में आपको इतना जबरदस्त काम करना है कि ये बंदा गिव अप कर दे। और चौथा पेशी
प्रोसीड करे ही ना, ये सेटलमेंट करने पे आ जाए। ठीक है, तो वकील पूरे फुल पोटेंशियल से काम करेगा कि चल भाई 15 की जगह अगर तू 30,000 दे रहा है पर पेशी, तो बिल्कुल मैं इसको 3 पेशी में निपटाता हूँ। और 3 पेशी के बाद अगर ज्यादा आपको इफेक्ट ना दिखे तो आप वकील साहब को बोल दीजिए आप 10,000 पर पेशी के हिसाब से देख लीजिए, या 5,000 पर पेशी, जिस जगह का जैसा रेट है उस हिसाब से आप अपना रख दीजिए बात। तो जो भी है ओवरऑल फीस का तो मैं कहती हूँ, फीस की तो ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट स्टेप पे ही हो जानी चाहिए। मैं अपने सारे क्लाइंटों को, इवन जिस क्लाइंट के साथ अभी मेरा इशू हुआ है उस क्लाइंट को भी मैं फीस की ट्रांसपेरेंसी रखी थी, लेकिन बीच में वो लेडी, मैं बीमार पड़ गई हूँ, मेरा ये इशू हो गया है, मेरा वो इशू हो गया है, मेरे को पुलिस वालों से डील करने में बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, उस सिचुएशन में आई वॉज लाइक कि चल भाई लीगल नोटिस के साथ साथ मैं पुलिस वालों को भी डील कर लेती हूँ। और पुलिस वाले कोई छोटे मोटे नहीं, एएसआई एसएचओ तक तो समझ आ रहा था, डीसीपी आईजी इस लेवल तक मेरे को हैंडल करना था। उस सिचुएशन में आई सेड मैम कुछ खर्चा पानी दे दो, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी मेहनत लगती है पूरी हाई हाई लेवल ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स को डील करने में, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि भाई के इन्फ्लुएंस में है पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल। तो वो सारी चीजों को मैंने बोला ये तो एडिशनल काम हो गया बीच का, अब आप ये एडिशनल काम मुझे दे रहे हो तो प्लीज आप इस एडिशनल काम के लिए फीस रेडी रखना, अदरवाइज पुलिस ऑफिशियल्स को डील करने वाला काम मैं नहीं करूंगी। इट वॉज जस्ट लीगल नोटिस फीस, ठीक है, और एप्लीकेशन की फीस मैंने आपको बताई हुई है। बीच में ये जो मिडिल एक्स्ट्रा काम दे दिया आपने, ये दिस इज नॉट माय वर्क। लेकिन अगर आप मुझे दे रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है, घबराहट लग रहा है, एक वकील जितना अच्छा पुलिस वालों को डील करता है उतना कोई नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा आप मेरे खर्चे पानी का ख्याल रखना, क्योंकि ये एडिशनल वर्क है। तो इस तरह से आपको अपने क्लाइंट की, अपने वकील की सिचुएशन को समझना है। अगर कुछ बीच में एडिशनल काम आ गया आप उनको पेमेंट कर दो। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि अपने वकील को ये चीज बोलिए कि 2-3 पेशी में फुल पोटेंशियल से काम करना है, ताकि सामने वाला सेटल करने को रेडी हो जाए। इसके बाद एक और चीज है जो आपको करनी चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ करनी चाहिए। कई बार ना मैंने देखा है क्लाइंट सिर्फ ईगो की वजह से कोर्ट में आते हैं, उनका मैटर इतना ज्यादा बड़ा नहीं रहता है जितना ज्यादा बड़े लेवल की लड़ाई वो लड़ रहे होते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आपका कोई बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, आप कोर्ट अवॉइड करिए। लिटरली कोर्ट के हालात सही नहीं है। अब कोर्ट खुद तो बोलेगा नहीं मेरे पास मत आओ, लेकिन ये सच्चाई है कि कोर्ट की स्थिति जो है वो बहुत जर्जर हो चुकी है हमारे देश में। तो कोर्ट के ऊपर कम से कम लोड डालिए ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इतना कोर्ट वोट में जाके वकील हायर करना, पैसा देना पर पेशी, इतना टाइम इन्वेस्ट करना, उससे अच्छा छोड़ दो, तो छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ, हमारा जो घर का जो इशू है, घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हमारे चल रहा है। अब घर वालों ने, सीधी सी बात है, लालच तो सबके मन में रहता है, आप लोग के भी घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चलते होंगे। दादा दादी के इस दुनिया से जाने के बाद लालच आ गया, ठीक है, दूसरे भाइयों के मन में, और वो बिल्कुल 1% भी ना मेरे माता पिता के बारे में सोच रहे हैं ना हमारे बारे में सोच रहे हैं, और बिल्कुल पूरा सब हड़प के बैठ गए प्रॉपर्टी वगैरह। अब वो जान रहे हैं कि अब एक ही माध्यम से प्रॉपर्टी वगैरह निकल सकती है, वो तब जब लीगल नोटिस वगैरह मतलब हम लोगों की तरफ से जाएगा उनको, और हम सिविल सूट वगैरह इनके खिलाफ दायर करेंगे, तब जाके ये कहीं गिव अप करेंगे। अब वो ये चाह रहे हैं। अब अभी क्या है, मेरे भाई बहनों की पढ़ाई चल रही है ना, मेरी मम्मी अलग बीमार चल रही हैं, पापा अलग बीमार चल रहे हैं, और पैसा हमारे पास बहुत लिमिटेड आ रहा है, बहुत लिमिटेड, काम भर का आ रहा है। और क्योंकि मैं एक बहुत ही ईमानदारी से वकालत का काम कर रही हूँ, तो उस वजह से मैं बहुत जल्दी अमीरी की तरफ बढ़ भी नहीं सकती ना, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं काफी हद तक पेशेंस रखकर क्लाइंटों से फीस लेनी पड़ेगी। तो मैं भले कितना भी कॉम्प्लिकेटेड काम करती हूँ, लेकिन एकदम जायज फीस ही लेती हूँ, जो जायज है। कुछ लोग उस पर भी बोलते हैं कि ये जायज फीस नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ ना मैं कितनी ईमानदारी से, कितनी शिद्दत से काम कर रही हूँ, और मैं कितना डिजर्व करती हूँ लेना। तो बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स भी हैं जो थैंक यू भी बोलते हैं, पैसे भी देकर जाते हैं, बट कुछ लोग हैं जो मुझे अभी भी जलील करते हैं कि तू इतना पैसे कैसे ले सकती है। लेकिन जो है मेरा मेहनत का, मैं उतना ही ले रही हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ। तो वही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं मेरे को अभी फिलहाल इतना तो पैसा नहीं है कि मैं घर वगैरह बना सकूं, लेकिन हाँ ये है कि हम जैसे तैसे अपना खर्चा निकाल सकते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहकर, और अपना बेसिक रिक्वायरमेंट में अपना काम चला सकते हैं। तो अब ये हो गया है कि यार जब घर की हालत इतनी खराब है, अभी दूसरे भाई बहन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, करियर अच्छे से सेटल नहीं हुआ है, माँ बाप बीमार हैं, तो हम लोग हॉस्टल में ही अलग अलग शहरों में, सबका अपना अपना अलग अलग शहरों में काम है,
रहकर किसी तरह मैनेज कर ले रहे हैं। क्योंकि अपने परिवार वालों से अगर अभी इस पॉइंट पर लड़ेंगे तो बार बार मुझे दिल्ली से छत्तीसगढ़ भागना पड़ेगा, रहने का मेरा ठिकाना नहीं है, ठीक है, सेहत भी मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है कि बार बार मूव करना सही रहेगा मेरे शरीर के लिए, प्लस यूट्यूब मेरा ठप हो जाएगा, मेरा वकालत का काम ठप हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैं अवॉइड कर रही हूँ मैक्स टू मैक्स इस मामले को कि भाई जाने दो, अपने से ही शायद इन लोगों को समझ आ जाए, अपने से ही सद्बुद्धि आ जाए, और शायद किसी दिन ये लोग मेरी माँ को कॉल करके बोलें कि भाभी आपका रहने का और आपकी किराए का, जिससे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ का खर्चा पानी निकल जाए, ठीक है, ताकि बच्चे अभी जो इतनी आर्थिक स्थिति खराब से गुजर रहे हैं, उस आर्थिक स्थिति खराब में वो बहुत ज्यादा घर बनाने के बारे में ना सोचें, थोड़ा सा अपनी स्थिति भी देखें, क्योंकि अब सबका अपना अपना समय हो रहा है, सब अपना अपना जीवन जिएंगे कि घर बनाएंगे, हमारे पास रहने तक का एक घर नहीं है, सब कुछ हड़प लिया गया हमसे। तो मुझे उम्मीद है कि शायद कभी वो हमारा हिस्सा हमको दे दे, लेकिन अगर नहीं दिए और ईश्वर की कृपा से मैं उस टाइम पर ताकतवर रही तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को। तो अभी तो अब ये है कि अगर इनका कुछ हो सकता है तो वो तभी हो सकता है जब मैं जीवन भर इसी हालात में रहूं। लेकिन अगर मैं किसी अच्छी स्थिति में पहुंच गई, अगर मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, अगर मैं मजबूत हो गई, अगर मैं पावरफुल हो गई, तो इन लोगों को मैं छोड़ूंगी तो नहीं। मैं अपने माँ बाप के हिस्से का जो है प्रॉपर्टी वो मैं लूंगी, और भले मैं उसको चैरिटी में डाल दूंगी, दान कर दूंगी, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगी तो नहीं, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया है। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को कहती हूँ कि आप सही वक्त का इंतजार करो। क्या करना है? छोड़ना नहीं है, सही वक्त का इंतजार करना है, ठीक है। अभी कर लेने दो मजे उनको, क्योंकि अभी हमारा वक्त खराब है ना। जब सही वक्त आएगा तब मैं इनको बताऊंगी कि जब एक कोई मजबूर व्यक्ति बेचारा अपने हक के लिए कुछ कोशिश करता है और आप उनको इस तरह से अपने पावर का जलवा दिखाकर शांत करते हो तो कैसा लगता है। जब मैं पावरफुल होंगी तब मैं अपनी पावर का यूज करके और इनको मैं जमीन आसमान का फर्क समझा दूंगी। तो आपको भी यही चीज कह रही हूं, अगर अभी मैं ईगो में आ जाऊं तो मेरा क्या होगा? मेरा चैनल ठप हो जाएगा, मेरी सेहत इंपैक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि मैं इनको सबक नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन सबके सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। सबको कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा ना, जब भी कोर्ट बुलाएगा भाई बहनों को पहुंचना पड़ेगा, सबको पहुंचना पड़ेगा। सो दैट्स वाई अभी फिलहाल मैं ईगो से काम नहीं ले रही हूँ, समझदारी से काम ले रही हूँ, और उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब मेरे एक इशारे पर वहां 5 वकील खड़े हो जाएंगे, मेरे बिना दिल्ली से गए बगैर ही मेरे 4-5 जूनियर वकील वहां पर खड़े हो जाएंगे। मैडम हम लोग देख लेंगे, जब अर्जेंसी होगा तब आना। समझ रहे हो ना आप? तो वो एक मैं दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरे पास पैसे की पावर की कोई कमी ना हो, तब मैं इनको बताऊंगी कि कैसा तुमने कितना गलत किया था हमारे साथ। तो वही चीज आपको भी करना है, सही वक्त का इंतजार करना है। अगर इतना अर्जेंट नहीं है तो ईगो पे लेकर गलत टाइम पर विरोधी से लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ना है। आपको सही वक्त का इंतजार करना है और उसके बाद आपको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से आप कोर्ट के बाहरी चीजों को सेटल कर सकते हैं। ये मेरा था अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में रेस्पेक्टफुल मैनर में अपनी बात लिखिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइबर्स जो हैं खास तौर से प्लीज मेरा वीडियो देखा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग नहीं देखते ना मेरे वीडियो तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ही मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज डोंट डू दिस। आप मेरा वीडियो देखिए, कुछ कमी है तो बताइए अच्छे से रेस्पेक्टफुल मैनर में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।